हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 43 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, सो वी विल स्टडी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। लेक्चर नंबर 41 में मैंने आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बारे में बताया था। इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया था। लेक्चर नंबर 42 में मैंने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ाया था। ठीक है, बिकॉज मेनली जो इन्फ्लेशन होते हैं दो तरह के होते हैं, डिमांड पुल या कॉस्ट पुश। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है वो मैंने आपको कर्व से समझाया था। साथ ही साथ जो भी उसके कॉजेज़ हैं उनको हमने डिटेल में एनालाइज किया था। आज के लेक्चर में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को पहले हम कर्व से समझेंगे, उसके बाद फिर इसके कॉजेज़ को हम काफ़ी डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम लेट सपोज कि यहाँ पे जो हम सिचुएशन समझने वाले हैं, लेट सपोज कोई कंट्री ए है। ठीक है, किसी कंट्री ए की हम इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने वाले हैं या डिपिक्ट करने वाले हैं और वहाँ से हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को समझेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज ये जो कंट्री ए है, इस कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल इकोनॉमी में डिमांड है, लेट सपोज दिस टोटल डिमांड इज दिस इज एग्रीगेट डिमांड, एंड लेट सपोज total supply of those goods and services is this one। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल सप्लाई, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो जो भी टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइस लेवल। तो ये जो पॉइंट पी है इसको हम कहते हैं प्राइस लेवल। ठीक है, और ये वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे है, दिस लेट सपोज दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए। तो जो ओ ए है ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम को। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू ओ ए दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज प्राइस और द प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से क्या मतलब है। लेट सपोज कि ये तो नॉर्मल सिचुएशन था, लेकिन अब इसी कंट्री ए में होता क्या है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो भी एग्रीगेट सप्लाई या टोटल सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है, अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, या फिर आप कह लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए, या इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाए, या उस कमोडिटी पे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, सब्सिडी हटा दे। तो एनी हाउ अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई घटती है। सो लेट सपोज कि सप्लाई रिड्यूस होकर, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई क्यों घटती है ये मैं आपको आगे उसकी रीजनिंग दूंगा। यहाँ समझिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा जिसकी वजह से सप्लाई घटी। सप्लाई घटने का मतलब है कि दिस एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट अपवर्ड। ओके, लेट सपोज ये नई एग्रीगेट सप्लाई है, दिस इज AS1। तो ये हमारे डिमांड को कहाँ कट कर रहा है, एट दिस पॉइंट P2 पे। सो दिस विल बी न्यू प्राइस लेवल। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट ये जो P2 है, P2 इज ग्रेटर देन P। इसका मतलब है कि जो भी उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज थी उनकी प्राइसेस बढ़ गई। तो अगर प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, तो इसी को तो हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसने सप्लाई को कम किया और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लेशन हुआ है या जो एवरेज प्राइसेस बढ़ी हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से है। बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट ने पुश किया कि सप्लाई गिरे और सप्लाई गिरने से ये प्राइसेस बढ़े हैं, और इस पॉइंट पे जो भी आपका कंजम्पशन होगा वो ये होगा OB, and this will be the new, like this OB multiplied by P2 will be the new national expenditure or national income। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि जो
हमने पहले जो हमने डिमांड और सप्लाई में जो भी हमने कर्व पढ़े थे, वहाँ हमने ये देखा था कि हम मार्केट प्राइस और क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे थे। देखिए वो कर्व बनता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, ठीक है। लेट सपोज अगर हम बनाना की बात कर रहे हैं, तो बनाना के मार्केट में जो भी टोटल डिमांड होती है, लेट सपोज जो भी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो जहाँ मीट करते हैं वो बनाना की मार्केट प्राइस होती है, वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए होती है। और उस मार्केट प्राइस पे जो भी क्यूडी होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होता है। तो वहाँ जो हमने मार्केट मैकेनिज्म में पढ़ा था किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस डिटर्मिनेशन, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हम इकोनॉमी के टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड और सप्लाई की बात करें। दैट इज़ वाई दिस प्राइस बिकम्स प्राइस लेवल एंड दिस बिकम्स द नेशनल एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम। तो ये बातें तो हो गई। अब अगला हमारा सबसे अहम बात यह है कि ऑल राइट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, सप्लाई गिरने से। क्योंकि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है सप्लाई गिरती है, और सप्लाई गिरने से डिमांड अगर वही बनी है, सप्लाई गिर गई तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अब सवाल यह है, ओके, लेट मी राइट इट आल्सो, देन वी विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों हुआ? दिस हैपेंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो हुआ, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई में रिडक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगला बात हमें यह समझना है कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई गिरता क्यों है। तो इस बात को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि कोई भी कंपनी अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी बना रही है तो उसको उस कमोडिटी को बनाने में क्या कॉस्ट आती है। तो पहले कॉस्ट को हम समझते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई कंपनी क्या बना रही है। लेट सपोज कुछ भी ले लीजिए एग्जांपल में, ओके, लेट सपोज इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, लेट सपोज कि पिजन है, ठीक है, पिजन कंपनी है या फिर तोशिबा है जो कि इलेक्ट्रिक हीटर बना रही है। तो अब ये इलेक्ट्रिक हीटर की मार्केट प्राइस कैसे बनाएंगे? तो देखिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने में क्या कॉस्ट आती है। पहला तो होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहली चीज़ होगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी उसमें रॉ मटेरियल लग रहे हैं, लाइक जो भी रेजिस्टेंस कॉइल लग रहा है, जो भी मटेरियल, जो भी फाइबर, जो कुछ भी यूज हो रहा है, ठीक है, वो सब रॉ मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। प्लस फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए इस फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फैक्टर कॉस्ट में क्या आएगी? पहली बात तो ये, जो भी तोशिबा कंपनी है या जो भी कंपनी आप ले लें, वो जहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई है उस जगह को रेंट दे रही होगी, ठीक है। और अगर उसका अपना ही परचेज लैंड होगा, अपना ही फैक्ट्री होगा अपने ओन लैंड पे, तो इम्प्यूटेड रेंट बनेगा, ठीक है। जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको वेजेस या सैलरीज मिल रही होंगी, ठीक है, वेजेस या सैलरीज। और देखिए जो भी उस फैक्ट्री को बनाने में जो भी इन्वेस्टमेंट लगा है, यानी जो भी तोशिबा कंपनी है उसने बैंक से लोन लेके वो फैक्ट्री बनाई, उसमें मशीन इक्विपमेंट ये सब लगाएं, तो वो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर उनको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट, ठीक है, यानी बैंक को क्या इनकम होने वाला है अपने लोन पे, वो है इंटरेस्ट। और जो भी उसके फाउंडर्स हैं जिन्होंने वो कंपनी बनाई है उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स, ठीक है, ओनर्स को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये तो फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है।
तो एक इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने में एक तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आई, दूसरा फैक्टर कॉस्ट, तीसरा क्या है, देखिए जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसमें जो वैल्यू एडिशन होती है वो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम के बराबर होती है, पर वो वैल्यू एडिशन ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। तो अगर हमें नेट वैल्यू एडिशन निकालना है या फिर हमें ये समझना है कि कंपनी को इस इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने में जो भी उसके इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, उनका जो वियर टियर हुआ है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो अपना डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी जोड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है, इन शॉर्ट DEP, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। और चौथा चीज़ जो है वो है NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये कॉस्ट होते हैं। अब देखिए जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हैं, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो भी आप कह लीजिए कि, और इन सारी चीज़ों को अगर आप ऐड कर दें तो कंपनी के लिए, तोशिबा कंपनी के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर की मार्केट प्राइस बनती है, ठीक है। और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इसी में जब प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देते हैं होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर का, तो उसकी MRP बनती है। पर कंपनी के लिए मार्केट प्राइस इन 4 कंपोनेंट से बनता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, NIT। तो सवाल है कि देखिए अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो भी इलेक्ट्रिक हीटर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब अगर बढ़ता है तो इनके बढ़ने से भी क्या है, अगर इन चीज़ों पे कॉस्ट बढ़ती है तो भी प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो उतना ही रहता है। अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती है और मान लीजिए सब्सिडी हटा देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है, तो जब भी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो इसका भी रिजल्ट क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ती हैं। ये जो मार्केट प्राइस बनेगी ना, ये बढ़ जाएगी। अब देखिए प्रोडक्शन क्यों गिरता है। देखिए जब भी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है, मतलब जब भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन, अगर जो भी फर्म है या जो सेलर है अगर उसको उसी प्राइस पे सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है। जैसे मान लीजिए पहले अगर वो 10 रुपये कमा रहा था और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 5 रुपये बढ़ गया, तब उसका उस प्रीवियस प्राइस पे सिर्फ 5 रुपये ही प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगा, ठीक है। तो जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो होता क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन गिरता है, और जब भी प्रॉफिट मार्जिन गिरता है तो फर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीमोटिवेट होते हैं। इनफैक्ट वो कॉस्ट कटिंग करने लगते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। यानी जब भी वो कॉस्ट कटिंग करेंगे तो एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे, ठीक है, और रॉ मटेरियल कम परचेज करेंगे, यानी ओवरऑल प्रोडक्शन गिरेगी। दूसरी बात है, अगर उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखना है तो एक ही ऑप्शन होता है कि अगर इनकी कीमतें बढ़ी हैं तो प्राइसेस बढ़ा दो। अगर वो प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी डिमांड गिरेगी। अगर ओके लेट मी राइट इट, मे बी कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए अगर मैं इसे सिर्फ बोलता रहूँगा। देखिए आप ऐसे समझिए, ऊपर जो भी मैंने चीज़ें लिखी थी, अगर इन सारे चीज़ों के, अगर देखिए कॉस्ट ऑफ, इन्हीं सारे कंपोनेंट की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन घटती है, प्रॉफिट मार्जिन घटती है। अगर प्रॉफिट मार्जिन घटती है तो ऑब्वियसली फर्म को अगर लेस प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म कॉस्ट कटिंग करेगी। अगर कॉस्ट कटिंग करके वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालती है और कम रॉ मटेरियल परचेज करेगी, ओवरऑल प्रोडक्शन फॉल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जो भी उसकी अपनी मार्केट प्राइस है, MP मार्केट प्राइस जो उसके प्रोडक्ट की है, उसको बढ़ा दे अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। अगर जब भी वो मार्केट प्राइस बढ़ाते हैं तो अगर उनके कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो उसका जो डिमांड है, QD, क्वांटिटी डिमांडेड, ये घट जाता है। जब ये क्वांटिटी डिमांड घटता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू इज इक्वल टू
QD बराबर QS, जितना डिमांड उतना ही तो वो सेल कर सकता है। तो जो भी QD या QS है, अगर ये घट गया है इनटू जो भी बढ़ी हुई प्राइसेस हैं, मान लीजिए प्राइस बढ़ा है, ठीक है, लेट सपोज द प्राइस हैज़ बिकम P1 एंड P1 इज़ मोर देन P। पर देखिए चूँकि ये चीज़ घट गई है, ये चीज़ घट जाने से जो ओवरऑल रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू घट जाती है। ओके, रेवेन्यू विल बिकम लोअर, क्योंकि देखिए आपने प्राइसेस अगर 5 रुपये बढ़ाएं लेकिन आपकी अगर सेल बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो आपने प्राइस बढ़ाया है उससे सेल बहुत गिर गया या लोग दूसरे चीज़ों पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओवरऑल आपका रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू फॉल करेगा। तो इन एनी वे अगर आपका रेवेन्यू फॉल करता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन उस केस में भी गिरेगा। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा और आपने प्राइसेस नहीं बढ़ाए तो प्रॉफिट मार्जिन तो गिर ही गया, लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा और आपने प्राइसेस बढ़ाए तो आपकी क्वांटिटी कम मार्केट में बिकेगी और कम क्वांटिटी बिकेगी तो आपका रेवेन्यू कम होगा। तो अगेन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट तो कम होनी ही है। तो एनी हाउ जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिरता है। ओके, सो एनी हाउ whenever cost of production increases profit margin reduces। और जब भी प्रॉफिट मार्जिन गिरता है तो कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ को कम करते हैं, बिकॉज फिर उतने एम्प्लॉयज़ को रखने का क्या फ़ायदा है, कम प्रोडक्शन करके उतना ही कमा लेंगे। तो वो रॉ मटेरियल पे कटिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ पे कटिंग करते हैं और इस तरह से प्रोडक्शन गिरता है। और जब भी इस तरह से इकॉनमी में प्रोडक्शन गिरता है, डिमांड वही है तो गिरे हुई प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई गिरती है तो प्राइसेस बढ़ती है, उसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं इनके कॉजेज़ पे। तो कुछ कॉजेज़ तो हमने यहीं पे देख लिए। सो कॉजेज़ देखिए, कॉजेज़ फॉर रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई गिरने के क्या कारण होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि कॉजेज़ फॉर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई गिरती है। तो कॉजेज़ फॉर, ओके, लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। ओके, कॉज फॉर रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई क्या था, व्हाट इज़ द कॉज फॉर रिडक्शन इन एग्रीगेट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक कारण तो ये था, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब इस कारण के अंतर्गत अगर लेट सपोज दिस इज़ वन रीजन फॉर रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है। अगर पहला ए जो होगा वो ये हो जाएगा कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी सारी बातें, अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अगर ये बढ़ती हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई गिरेगी। सो दिस इज़ द वन रीज़न फॉर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Second reason is obviously the factor cost। अगर किसी कंपनी का फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई गिरेगी। सी रीजन, सी देखिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर सरकार किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती है, से फॉर एग्जांपल कोई टोबैको है या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है और सरकार चाहती है कि इनका कंजम्पशन कम हो, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन को अगर डीमोटिवेट करना है तो उन पे सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बढ़ा देती है। तो जब भी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्शन गिरता है। क्यों प्रोडक्शन गिरता है, बिकॉज इनकी प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड गिरता है, डिमांड गिरता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी गिरेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस। चौथा डी कैन बी कि अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी से सरकार अगर पहले से सब्सिडी, अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है उस पर सरकार सब्सिडी दे रही थी,
ठीक है, तो उसका डिमांड ज़्यादा था तो सप्लाई ज़्यादा था। अगर सरकार सब्सिडी हटा देगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो उसका क्वांटिटी डिमांड गिरेगा तो उसकी सप्लाई गिरेगी। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ सब्सिडी इसको आप कह सकते हैं। अगर सब्सिडी हटा दें और रिमूवल ऑफ सब्सिडी, अगर किसी प्रोडक्ट से सब्सिडी हटा दें तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी उसकी प्राइस बढ़ती है। प्राइस बढ़ने से उसका क्वांटिटी डिमांड गिरता है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाई भी गिर जाएगी। ठीक है, तो ये तो कारण हो गए। ये कारण थे ए बी सी डी, ये किसके अंतर्गत थे? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर थे। अब देखिए दूसरा रीजन, पहला रीजन तो हो गया इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड रीजन फॉर रिडक्शन इन सप्लाई, सप्लाई गिरने का दूसरा कारण हो सकता है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर एग्जाम्पल ए मॉनसून, ठीक है, बी अर्थक्वेक या कोई और नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो लार्जली मानसून डिपेंडेंट है। मान लीजिए किसी साल बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अगर फ्लडिंग होती है तो भी क्रॉप फेल्योर होगा। अगर खेतों में पानी भर जाएगा तो ऑब्वियसली जो भी क्रॉप हैं वो अगर पानी में डूब जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे। ओके, और अगर फ्लडिंग कंडीशन है तो ऑब्वियसली फिर क्रॉप होगा ही नहीं। लाइक ऑप्टिमल पानी रहेगा, क्रॉप पानी के ऊपर रहेगा, तभी वो ऑक्सीजन, तभी वो ब्रीथ कर सकता है तभी। तो अगर बहुत ज़्यादा मानसून हुआ, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ, फ्लडिंग हुआ तो भी क्रॉप फेल्योर। अगर मानसून कम हुआ, ड्रॉट पड़ा, सूखा पड़ा तो भी क्रॉप फेल्योर। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई सिटी है, कोई एरिया है, अगर वहाँ कोई हाई रिक्टर स्केल वैल्यू की अर्थक्वेक आती है, ठीक है, हाई आप कह लीजिए कि इंटेंसिटी की अर्थक्वेक आती है, तो उससे क्या होगा कि जो भी वहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी आप ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि फिर सप्लाई गिरेगी, और मानसून डिस्टर्ब होने से क्रॉप फेलियर, देन एग्रीकल्चर सप्लाई गिरती है। और कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, मान लीजिए कोई और भी नेचुरल डिजास्टर है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करती हैं, या वहाँ जो भी फैक्ट्री फॉर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस वजह से प्रोडक्शन गिरता है। तो अगर मानसून अच्छा नहीं है, क्रॉप फेलियर होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरेगा, और इनके वजह से भी हमारा प्रोडक्शन सप्लाई अफेक्ट होता है। सो सेकेंड विल बी द नेचुरल फैक्टर। थर्ड विल बी द ह्यूमन फैक्टर। थर्ड केस विल बी द ह्यूमन फैक्टर। तीसरा फैक्टर हो जाएगा कि ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में आप क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, या स्ट्राइक्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या स्ट्राइक्स, या फिर आप ये कह लीजिए कि लेबर डिस्प्यूट या स्ट्राइक्स, ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि अनहेल्दी रिलेशनशिप, आप ये कह लीजिए कि नॉन कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, एंड व्हेन एफिशिएंसी फॉल्स प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली फॉल। तो ह्यूमन फैक्टर में देखिए, अगर लेबर डिस्प्यूट है या फिर जो भी कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अगर वहाँ लेबर्स
खुश नहीं हैं अपने वेजेस से या अपने वर्किंग कंडीशन से, और अगर वो स्ट्राइक्स पे जाते हैं तो ऑब्वियसली जितने दिन स्ट्राइक्स पे होंगे फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है या तो वो गिर जाएगा या तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो लेबर डिस्प्यूट या लेबर स्ट्राइक्स, इनकी वजह से प्रोडक्शन गिरता है। और अगर कोई ऐसी इकनॉमी है जहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, अगर वहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट के बीच कॉर्डियल रिलेशन नहीं है तो ऑब्वियसली लेबर लेस एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी गिरती है, ओवरऑल उस फर्म की एफिशिएंसी गिर जाती है। तो ऑब्वियसली ये फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन फॉल कर सकता है किसी इकॉनमी में। तो ये 3 कारण हो गए। तो पहला क्या हमने बताया था, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके हमने 4 सब रीजन्स दिए थे, दूसरा नेचुरल, तीसरा ह्यूमन फैक्टर। चौथा देखिए, अगर हम चौथे रीजन की बात करें तो चौथा रीजन हो सकता है होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशंस, ठीक है। यानी देखिए, होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन का क्या मतलब है, मतलब अगर इकॉनमी में ऐसी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हार्वेस्ट होकर आई, या मतलब हार्वेस्ट होकर आई, और अगर उस चीज़ का प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है, तो लोगों को पता होता है कि इकॉनमी में कुछ समय के बाद प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो हार्वेस्ट के बाद तुरंत ही वो सप्लाई को नहीं बढ़ाते हैं, वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को स्टोर करके अपने पास रखते हैं, और जब प्राइस शॉर्ट होती है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं, बिकॉज जब सप्लाई शॉर्ट होती है प्राइसेस बढ़ती हैं, तब वो उनको रिलीज़ करते हैं। एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडियन फार्मर पढ़ाया था कि हमारे देश में किसान हर परिस्थिति में दे लूज़ मनी, ओके। उसमें मैंने बताया था अगर मान लीजिए किसी साल मानसून अच्छा है, ठीक है, और अच्छी रेनफॉल हुई है पर फ्लडिंग नहीं हुआ है, मतलब फ्लडिंग कंडीशन ना हो, रेनफॉल ऑप्टिमल हो, तो उससे जब भी हार्वेस्ट अच्छा होता है, बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो होता क्या है कि एकदम से मार्केट में सप्लाई बढ़ती है फूड ग्रेन्स की, प्राइसेस गिरती हैं, तो ऑब्वियसली कि फार्मर ने ज़्यादा क्वांटिटी सेल किया है पर लोअर प्राइस पे, तो उसकी रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ती है, ओके। तो प्राइसेस गिरने से उसकी रेवेन्यू गिर जाती है। अगर मान लीजिए किसी साल मानसून अच्छा नहीं हुआ, रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ और क्रॉप फेल्योर हुआ है, अगर कम प्रोडक्शन हुआ है, तो अब सप्लाई शॉर्टेज है, तो इससे उसको अच्छी प्राइस मिलती नहीं है, क्योंकि हार्वेस्ट के पहले कुछ दिनों में या 1 महीने में उसे अपना सारा अनाज बेचना होता है, बिकॉज किसान के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। हमारे देश में किसानों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। एक घर में लोग कैसे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो किसान ही जानते हैं, ज़्यादातर जो भी छोटे और मीडियम साइज किसान हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फूड ग्रेन्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो उनको किसको बेचना होता है, राइस मिल को। अब राइस मिल ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, राइस मिल मान लीजिए जो राइस मिल ओनर होते हैं उनके पास फूड ग्रेन्स स्टोर करने की फैसिलिटी होती है, उनके पास सिलॉस होते हैं या उनके पास अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वो करते क्या हैं कि मार्केट प्राइस से 40-50 रुपये ज़्यादा देकर वो सारा फूड ग्रेन्स खरीद के स्टोर कर लेते हैं। इस केस में फार्मर को लॉस होता है, बिकॉज अगर प्रोडक्शन कम हुआ था और प्राइस थोड़ा बहुत ही बढ़ा, अगर 40-50 रुपये, तो ऑब्वियसली कि प्राइस 50 रुपये बढ़ा लेकिन प्रोडक्शन तो बहुत कम हुआ था, तो ओवरऑल उसकी रेवेन्यू फिर कम होती है। तो जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ तो प्राइसेस गिर गई तो रेवेन्यू गिर गया। जब क्रॉप फेल्योर हुआ तो सप्लाई शॉर्टेज होनी है, लेकिन उस इनिशियल मंथ में या कुछ दिनों में सप्लाई तो मार्केट में होती है क्योंकि सब बेच रहे होते हैं, तो अगेन फार्मर लूज। लेकिन जो राइस मिल ओनर्स हैं या जो भी सिलॉस की फैसिलिटी रखते हैं, ये लोग सारा फूड ग्रेन्स खरीद के स्टोर कर लेते हैं और ये लोग मार्केट में सप्लाई के शॉर्टेज होने का वेट करते हैं। जब 6 से 7 महीने बाद सप्लाई शॉर्टेज होता है तो फिर प्राइसेस बढ़ती हैं और ये बढ़े हुए प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। और इससे होता क्या है कि समटाइम्स दे अर्न प्रॉफिट्स मोर देन 100%। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने 20 रुपये किलो अगर कोई गेहूँ ख़रीदा है, ठीक है, तो वो उसे मार्केट में फिर 35 रुपये, अगर 40 रुपये किलो बेच दें तो प्रॉफिट इज़ 100%।
अगर उन्होंने 16 रुपये पर केजी अगर वीट ख़रीदा है उसको 32 रुपीज़ पर केजी पे, तो इट इज़ 100%। अगर उससे ज़्यादा तो देन मोर देन 100%। तो जो मिडिल मैन है वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब चाहे क्रॉप फेल्योर हो, तो चाहे फूड ग्रेन्स हो या अनियन का केस हो, जो भी प्याज है, अगर किसी साल उसका हार्वेस्ट अच्छा नहीं है तो लोग जो भी कोल्ड स्टोर ओनर हैं या जो बड़े फार्मर्स हैं उसको कोल्ड स्टोरेज में डिपॉजिट कर देते हैं, यानी उसको मतलब बाज़ार में उतारते नहीं हैं और सप्लाई शॉर्टेज होने का वेट करते ताकि प्राइसेस बढ़े। तो होर्डिंग और स्पेकुलेशन से क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ की क्रॉप फेल्योर हुई है, शॉर्टेज है, ठीक है, तो उसका फ्यूचर में अगर ये लोगों को अनुमान है, ये लोगों का हिसाब किताब अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो उस अनुमान को, ठीक है, उस प्रेडिक्शन को स्पेकुलेशन कहते हैं कि लोग मान के चल रहे हैं कुछ महीनों बाद प्राइसेस बहुत बढ़ने वाली हैं, बिकॉज इस चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि इसकी सप्लाई शॉर्ट होने वाली है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो होर्डिंग और स्पेकुलेशन की वजह से भी क्या होता है कि लोग चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, उसको मार्केट में आने नहीं देते हैं। तो इससे क्या है कि सप्लाई शॉर्टेज होती है, और जब भी सप्लाई शॉर्टेज होगी तो इससे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। तो होर्डिंग और स्पेकुलेशन भी एक कारण है। पांचवा रीज़न देखिए, पांचवा रीज़न हम कह सकते हैं कि डिफेक्टिव सप्लाई चेन। अगर मान लीजिए कोई ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे पुअर लॉजिस्टिक्स है, डिफेक्टिव सप्लाई चेन में क्या जाएगा, लाइक पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर रोड अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी पेरिसेबल आइटम्स हैं वो समय के साथ ख़राब हो जाते हैं। तो जहाँ भी लो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड अच्छी नहीं, हाईवेज़ अच्छे नहीं हैं, या पुअर ट्रांसपोर्टेशन है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। तो इन दो कारणों की वजह से जो भी सप्लाई नेटवर्क है ये अच्छा, अगर किसी देश में जो भी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये पुअर है और स्टोरेज फैसिलिटी की शॉर्टेज है, तो ऑब्वियसली कि उस देश में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होने वाली हैं। जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, पेरिसेबल आइटम्स बहुत वेस्ट होते हैं, और एक एरिया से दूसरे एरिया तक से, फॉर एग्जांपल कि आपको एक सिटी से, एक स्टेट से अगर 2000 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेट में सामान पहुंचाना है तो उसमें कॉस्ट बहुत आ जाती है। तो इन सारे चीज़ों की वजह से भी एक रीजन में, मतलब जिस रीजन में वो कमोडिटीज़ नहीं होती वहाँ सप्लाई शॉर्टेज होती है, तो इनसे भी प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है। तो अगर सप्लाई चेन के मेनली यही दो पार्ट होते हैं कि क्या आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, क्या लॉजिस्टिक है, और दूसरा क्या स्टोरेज फैसिलिटी है, और सप्लाई चेन को फैसिलिटेट करने वाले कितने मिडिल मैन हैं, ठीक है। तो अगर ये सारा नेटवर्क डिफेक्टिव है तो ऑब्वियसली आपकी सप्लाई रिड्यूस होगी, सप्लाई में रिडक्शन होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पांचवा रीजन हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिक्स्थ में हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज या रेगुलेशंस। अगर मान लीजिए किसी देश में जो भी इन्वायरमेंटल लॉज या रेगुलेशंस हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनीज़ के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। अब देखिए उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, तो जो भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो भी कंपनीज़ हैं या बाइक्स हैं, अगर
सरकार कहती है कि सबको कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना मैंडेटरी है। कैटालिटिक कन्वर्टर करता क्या है कि वो कंप्लीट कंबशन करता है, यानी कि जो नॉर्मल कंबशन होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर उस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कैटालिटिक कन्वर्टर से पास करें तो होता क्या है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो अगर व्हीकल्स में, यानी अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, यानी एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, अगर हमें कंप्लीट कंबशन इंश्योर करना है, तो व्हीकल्स में अगर कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना है तो कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से व्हीकल की कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जो भी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि एमिशंस करती हैं तो उनको चिमनी बनाना होता है, उस चिमनी की भी एक अपनी मिनिमम स्पेसिफाइड हाइट होती है। साथ ही साथ वो एमिशंस को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं भेज सकते, उनको वाटर स्क्रबर जेट्स लगाने पड़ते हैं ताकि जो भी कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल उस चिमनी से हवा में जाने वाली हैं, तो चिमनी से बाहर निकलने से पहले चिमनी के अंदर वाटर स्प्रे होता है, ठीक है, और उसकी वजह से कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, जो भी है स्मोक पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो उस चिमनी के अंदर ही सेटल हो जाते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स ये ना बढ़ें, ठीक है। यानी एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स ये रिड्यूस हो सके। मान लीजिए कोई केमिकल कंपनी है, कोई अदर कंपनी है, तो उसका जो भी डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, वो डायरेक्ट रिवर या लेक्स में नहीं भेज सकते हैं, उनको पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। उस ट्रीटमेंट प्लांट पे उनका बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं कि उनको वाटर को पहले अपने इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को ट्रीट करके फिर रिवर में रिलीज करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कुछ इनको लगाना पड़ता है, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। साथ ही साथ देखिए, जहाँ इन्वायरमेंटल लॉज ज़्यादा होते हैं, रेगुलेशन ज़्यादा होती हैं, वहाँ कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ता है, ढेर सारी ऑडिट्स होती हैं, ठीक है, और इनको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है कि जो भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें भी क्या कर देती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। और इसकी वजह से मैंने जो आपको समझाया था कि जो सप्लाई है उसमें फॉल होता है, ठीक है। और देखिए, अगर मैं 7वें रीजन की बात करूं, लेट्स अंडरस्टैंड रीजन नंबर 7। 7वां कारण क्या हो सकता है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, ठीक है, ए, बी, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एंड अदर पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, ठीक है, एंड लाइक गोल्ड एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अगर जो भी कमोडिटीज़ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटीज़, जो कुछ भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ऑब्वियसली हमारे देश में क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली सप्लाई गिरेगी। अब देखिए कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो देश में लाने के बाद जब हम इनको रिफ़ाइन करके इनसे पेट्रोल, डीजल ये सब निकालते हैं तो ऑब्वियसली उनकी कीमतें ज़्यादा होंगी। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी या लॉजिस्टिक कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। बिकॉज जो भी रॉ मटेरियल हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आपको ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीजन। तो जब और देखिए 2013-14 में क्रूड ऑयल प्राइसेस इन इंडिया
क्रूड ऑयल प्राइसेस जो थी वो $100 पर बैरल से ऊपर थी। इवन ड्यूरिंग रसिया यूक्रेन वॉर 2022 में ड्यूरिंग द मार्च एंड अप्रैल क्रूड ऑयल प्राइसेस वाज मोर देन $110 पर बैरल। तो जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारे देश में चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है बढ़ जाती हैं। और देखिए फर्टिलाइज़र हम लार्जली मेजॉरिटी फर्टिलाइज़र का बहुत मेजॉरिटी पोर्शन हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी फर्टिलाइज़र या जो भी पेस्टिसाइड्स केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं, अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली हमारे देश में इनका इंपोर्ट कम होता है तो सप्लाई शॉर्टेज होती है। ठीक है, तो जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम कम इंपोर्ट करते हैं ताकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो, ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट गिरता है तो ऑब्वियसली अगर इन चीज़ों जो भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं अगर इनकी प्राइसेस बढ़ेगी तो हम उनके इंपोर्ट को कम करते हैं तो सप्लाई शॉर्टेज होती है। ठीक है, ओके एक्चुअली बारिश होने लगी थी तो मैंने पॉज कर दिया था। ओके, तो जब भी इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट जब भी कम होता है तो डोमेस्टिक जो भी हमारी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, और अगर हम हायर प्राइस पे इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उनसे प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं। अगर हम 8th रीज़न देखें तो वो क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब सवाल है कि रुपी के डेप्रिसिएशन से हमारा सप्लाई शॉर्टेज या रिडक्शन इन सप्लाई कैसे होता है। देखिए, जब भी रुपी डेप्रिसिएट करता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनिशियली $1 बराबर था 60 रुपीज़, ठीक है, और अगर रुपी डेप्रिसिएट करेगा तो $1 कितना हो जाएगा, 80 रुपये के बराबर। लेट सपोज़ कि ये फर्दर डेप्रिसिएट करता है और $1 हो जाता है 100 रुपये के बराबर। इसका मतलब है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो होता क्या है कि हम डॉलर में पे करते हैं। तो पहले जो भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे तो हमें $1 मतलब $1 में 60 रुपये का सामान मिल रहा था। ठीक है, लेकिन रुपये के डेप्रिसिएट होने से $1 में अब हमें कितना, मतलब ओके आप इसको ऐसे समझिए कि जब रुपये डेप्रिसिएट नहीं किया था, इनिशियली जब $1 60 रुपये के बराबर था, तो जब हम डॉलर में पे कर रहे थे तो हम डॉलर को, मतलब जो भी हम इंपोर्ट करते हैं तो पहले हम रुपये से डॉलर को परचेस करते हैं, फिर हम डॉलर में पे करते हैं। तो पहले हम $1 के लिए 60 रुपये पे करके $1, यानी देखिए पहले भी हम $1 का सामान खरीद रहे थे और बाद में भी हम $1 का ही सामान खरीद रहे हैं, लेकिन पहले हम $1 के लिए 60 रुपये पे कर रहे थे, अब $1 के लिए 100 रुपये पे करना पड़ रहा है। यानी कि जब भी हमारी करेंसी डेप्रिसिएट करती है, इसका मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ डॉलर के सामान, सेम बास्केट खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपये पे करना होता है। तो जब भी हमें ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज देखिए पहले $1 के वर्थ का सामान 60 रुपये मिल रहा था, अब $1 वर्थ का सामान 100 रुपये में मिल रहा है। तो जब भी हमारा इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारा उस पर्टिकुलर कमोडिटी की इम्पोर्ट घटती है, तो हमारे इकोनॉमी में सप्लाई शॉर्टेज होगी। ओके, तो जब भी हमारा इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो हम अपने इम्पोर्ट को रिड्यूस करेंगे, उस पर्टिकुलर आइटम की इंपोर्ट को कम करेंगे, तो सप्लाई शॉर्टेज तो होनी ही होनी है। ठीक है, सप्लाई शॉर्टेज होगा। तो जब भी रुपये डेप्रिसिएट करता है, इसका मतलब क्या है कि सेम वर्थ की चीज़ डॉलर में ख़रीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपये पे करना होता है, विच इंक्रीजेज आर इम्पोर्ट कॉस्ट, सो वी रिड्यूस आवर इम्पोर्ट। 9th रीजन देखिए क्या हो सकता है, ये भी इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, मान लीजिए
अगर हम इंक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम अपने देश में, मतलब हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम बाहर की दुनिया को बेच रहे हैं। तो अगर हम अपने देश में बनने वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाहर बेचेंगे, अगर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे डोमेस्टिक इकॉनमी में उनकी शॉर्टेज होगी। तो जब भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो जिस भी कमोडिटी के हम एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं, अगर हमें एक्सपोर्ट में फ़ायदा हो रहा है और हमने एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा दिया, तो हमारे डोमेस्टिक इकॉनमी में क्या है, सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। तो हमारे डोमेस्टिक इकॉनमी में सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले साल गवर्नमेंट ने वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। अभी राइस के एक्सपोर्ट पे हमने बैन लगा दिया है, बिकॉज वीट या राइस हमें एक्सपोर्ट करना बड़ा प्रॉफिटेबल है। पर प्रॉब्लम है कि अगर हम वीट और राइस की एक्सपोर्ट अनरेगुलेटेड तरीके से करेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारे देश में वीट और राइस की शॉर्टेज हो जाएगी, तो हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या सिस्टम के तहत गवर्नमेंट गरीबों को भी अनाज बांटती है। तो अगर सरकार देश में ही अनाज कम हो जाएगा तो फूड इन्फ्लेशन तो होगा ही, प्राइसेस बढ़ेंगी, प्लस गवर्नमेंट को भी अपना PDS प्रोग्राम मैनेज करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जिस भी आइटम का हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हमारे डोमेस्टिक इकॉनमी में शॉर्टेज, इसीलिए बार बार गवर्नमेंट, इवन वी कैन अर्न हाई रेवेन्यू ऑन वीट एक्सपोर्ट और राइस एक्सपोर्ट, फिर भी गवर्नमेंट बार बार आकर उन पर कैप लगाती है या उनके एक्सपोर्ट को बैन कर देती है या उनको रेगुलेट करती है, ताकि डोमेस्टिक इकॉनमी में सप्लाई शॉर्टेज ना हो, ताकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो ये तो 9 रीजन्स हो गए। लेट सी 10th रीजन क्या हो सकता है सप्लाई शॉर्टेज का। डिक्रीज इन इम्पोर्ट। हम अपने देश में जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके इंपोर्ट को कम कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हमारा रुपये डेप्रिसिएट कर रहा है तो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, या मान लीजिए कि जो भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है। तो जब भी प्राइसेस बढ़ती है, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट करती है, तो हम अपने इंपोर्ट को रिड्यूस करते हैं, और जब भी हम इंपोर्ट को रिड्यूस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब हमारी इकॉनमी में वो गुड्स एंड सर्विसेज कम आएंगे, तो ऑब्वियसली जब भी इंपोर्ट गिरेगा तो सप्लाई शॉर्टेज होगी। ओके, इंपोर्ट गिरने से सप्लाई शॉर्टेज होती है। देखिए, अगर मैं 11th रीजन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो इसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से बनेगा, दैट इज x माइनस m, ठीक है। x इज़ द टोटल एक्सपोर्ट, m इज़ द टोटल इंपोर्ट, x माइनस m इज़ द नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है x माइनस m, यानी जो भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है जो कि नेट एक्सपोर्ट है, अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हमारे देश से ज़्यादा सामान बाहर जा रहा है, तो हमारे देश में फिर उन गुड्स एंड सर्विसेज की कमी होगी, तो हमारे देश में क्या होगी, उनकी सप्लाई शॉर्टेज होगी, ठीक है। हमारे देश में सप्लाई शॉर्टेज होगी। अगर हमारे देश में सप्लाई शॉर्टेज होंगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ भी प्राइसेस। तो जब भी एक्सपोर्ट बढ़ता है तो डोमेस्टिक इकॉनमी में उस पर्टिकुलर कमोडिटी आइटम के सप्लाई शॉर्टेज होती है, या जो हम इंपोर्ट कर रहे थे अगर हम इंपोर्ट कम कर दें तो सप्लाई शॉर्टेज होती है। और इंपोर्ट गिरता है जब भी इंपोर्टेड आइटम की प्राइसेस बढ़ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, या हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर जाती है। और x माइनस m जो कि नेट एक्सपोर्ट है, ये जब भी बढ़ता है तो सप्लाई शॉर्टेज करता है हमारी इकॉनमी में। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से सप्लाई गिरती है, और सप्लाई गिरने से प्राइसेस बढ़ती हैं, और प्राइसेस का बढ़ जाना ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है जब भी हमारी टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई जब भी गिरती है, तो फॉर गिवन डिमांड अगर सप्लाई गिर गई तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब भी होता है, या रिडक्शन इन सप्लाई जब भी होता है, इट इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे कारण होते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, यानी कोई भी रॉ मटेरियल जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी, फॉर एग्जांपल देखिए, जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्रूड ऑयल प्राइसेस
क्योंकि क्रूड ऑयल से ही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और बहुत सारे लुब्रिकेंट्स निकलते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ये सारे फ्यूल्स भी ज़्यादा महंगे होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और हर कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना पड़ता है, बिकॉज उसको अपना रॉ मटेरियल ख़रीद के लाना है, सामान लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट करना है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो डायरेक्टली हिट होता है। फैक्टर कॉस्ट अगर ये बढ़े या इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ें तो इनकी वजह से प्रोडक्शन फॉल करता है। अब देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन गिरता है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है तो कंपनी कॉस्ट कटिंग करेंगी तो प्रोडक्शन गिरेगा। और अगर उनको कॉस्ट कटिंग नहीं करना है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा और उन्होंने अपने कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ा दिए तो उनका क्वांटिटी डिमांड गिरेगा। जब क्यूडी गिर जाएगा तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू गिर जाएगा, तो एनी हाउ उनका प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा। कॉजेज़ फॉर रिडक्शन इन सप्लाई गिरता क्यों है? पहला तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन कारणों से बढ़ सकता है। और जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन गिरती है, तो सप्लाई गिरती है। नेचुरल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है रिडक्शन इन सप्लाई को लेकर। ह्यूमन फैक्टर भी मैंने आपको बताया। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे इंडिया में फार्मर्स को फूड ग्रेन्स या पल्सेस उन पे बहुत लोअर प्राइस मिलता है हार्वेस्ट के बाद। पर जो हम लोग जब भी मॉल या फिर शॉप से चीज़ें खरीदते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जब भी हम रिटेल स्टोर से या शॉप से ये चीज़ें लेते हैं, फूड ग्रेन्स हो गए, अनियंस हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, खास करके फूड ग्रेन्स एंड अनियंस, ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। और उसका एक बड़ा कारण है इंडिया में होर्डिंग स्पेकुलेशन बिकॉज ऑफ ह्यूज मिडिल मैन सेक्शन, ठीक है। तो ये लोग सप्लाई के शॉर्टेज का वेट करते हैं, सप्लाई शॉर्टेज होने पे प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर मुनाफा कमाते हैं। ओके, डिफेक्टिव सप्लाई चेन, कोई भी इकोनॉमी जहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा मिडिल मैन होंगे, तो इन सब की वजह से जो सप्लाई चेन है ये बहुत डिफेक्टिव हो जाता है, यानी पुअर सप्लाई चेन। और जब भी सप्लाई चेन पुअर होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये कॉस्ट को भी बढ़ा देता है, प्लस उस सप्लाई को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ाता ही है कंपनीज़ के लिए ये, प्लस सप्लाई को भी ये हिंडर करता है। तो एक रीजन से दूसरे रीजन में सप्लाई मतलब सही से नहीं हो पाती है, तो डिस्पैरिटी बढ़ती है, प्लस प्राइसेस बढ़ती हैं। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज या रेगुलेशन, अगर लॉज स्ट्रिक्ट हैं, रेगुलेशन ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कंप्लायंस कॉस्ट या उनको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़ते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो, उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, सप्लाई गिरती है। अगर इंपोर्टेड आइटम्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनका इंपोर्ट घटता है, तो ऑब्वियसली हमारे डोमेस्टिक में सप्लाई गिरेगा। अगर रुपये डेप्रिसिएट करता है तो ज़्यादा रुपए देकर हम मतलब $1 में जो हम कम रुपए देके ख़रीद रहे थे, वही $1 का सामान अब हमें ज़्यादा रुपए देके ख़रीदना पड़ेगा, तो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, तो हम कम इंपोर्ट करते हैं। अगेन सप्लाई शॉर्टेज, जब भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हम बाहर बेच के मुनाफा तो कमाते हैं, पर वो आइटम हमारी इकॉनमी में शॉर्ट हो जाता है, उसकी शॉर्टेज होती है। जब भी हमारा इंपोर्ट गिरता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे इकॉनमी में उस चीज़ की शॉर्टेज होगी। और जब भी हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है तो अगर हम ज़्यादा चीज़ बाहर बेच रहे हैं, कम ख़रीद रहे हैं, सप्लाई शॉर्टेज, तो प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये सारे कारण होते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। ओके, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने बता दिया, और उसके जो भी पॉसिबल रीजंस थे इनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, और फिर हम देखते हैं इन्फ्लेशन के जो भी अदर एस्पेक्ट और एनालिसिस हैं, इनको हम लेक्चर नंबर 44 में देखेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।